हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे यूपी टेट 2019 की तैयारी से पहले एक एग्जाम, पूरे एग्जाम के माहौल में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पूरे 6 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, बाल विकास, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आप लोग की शिकायत रहती है हम इंग्लिश छोड़ते हैं, मैथ्स से, ये सब। तो बाल विकास, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, पर्यावरण, पूरे सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। और इसमें से आप लोग सीरियस होकर के, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कोर कीजिएगा। सेकंड पेपर आप लोगों ने संस्कृत ली होगी या अंग्रेजी, वही सॉल्व कीजिएगा। तो 150 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप लोगों को बताना है। सीरियसली एग्जाम के माहौल में पूरा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। और पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। आपको आवाज आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि पूरा आपके माहौल, एग्जाम माहौल में ये क्वेश्चन पेपर देना है आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास से। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। बुद्धि न 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ये किसने कहा? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से बताना है। और पूरा ये 150 मिनट, उससे भी कम टाइम में हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बिने में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वुडवर्थ की एक परिभाषा है बुद्धि की। बुद्धि कार्य करने की विधि है। ये आपके यहाँ पे यूपी टेट में कोटेशन पूछा जाता है, आप सभी जान रहे हैं। और फिर टर्मन ने कहा है, आपको बता देते हैं, टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। रायबर्न, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये इन सभी के कोटेशंस हैं। आगे चलते हैं। बुद्धि में योग्यता होती है। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए आप लोग। बुद्धि में योग्यता होती है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। सभी, सीखने की योग्यता भी होती है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, ये सभी होती है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के कितने प्रमुख ध्रुव हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा यूपी टेट में, और ऐसे ही क्वेश्चन आता भी है। शिक्षा के कितने ध्रुव हैं आपको बताना है जल्दी से। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। आगे चलते हैं। उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट है, पूरे 100 में 100% पूरा लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ईमानदारी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। वांछित सूचनाएं प्रदान करना है, निर्देशात्मक एवं जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए शिक्षण, प्रेरणात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी। बहुत बढ़िया, आप लोग स्कोरिंग करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे बहुत क्लियर दिख रहा होगा। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूरदर्शन और कंप्यूटर का उपयोग किस विषय वस्तु का द्योतक है? किसका द्योतक है? शिक्षण विधि का। चारों में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का ये द्योतक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में शामिल है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में शामिल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या शामिल है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अभियांत्रिकी, साइबरनेटिक्स, ये सभी शामिल है। ठीक, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक भी है, प्रबंध शास्त्र भी है, अभियांत्रिकी भी है, ऑप्शन में है ही। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मुक्त विद्यालय प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है। मुक्त विद्यालय प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितनी जल्दी आपकी रिप्लाई होगी उतनी जल्दी वीडियो को हम करेंगे कंप्लीट, और यहाँ पे आप लोग स्कोर करके बताएंगे क्लियर। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7,
ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी मुक्त शिक्षण प्रणाली की सभी विशेषताएं हैं। तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाता है। प्रवेश योग्यता और आयु सीमा से मुक्त प्रवेश होता है इसमें। शिक्षण के माध्यम से चयन की छूट व परीक्षा की लचीली योजना है। शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से विषयों के चयन की स्वतंत्रता होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है जो पर्यावरण में विकसित होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ध्यान दीजिएगा, आपके यूपी टेट के एग्जाम में कथन पूछा जाता है, सीडीपी में कथन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, विलियम जेम्स। किसका है? विलियम जेम्स का कथन है। ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? आसान सा क्वेश्चन है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? आपको जल्दी से रिप्लाई करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, 6। पूरी 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक होती है प्रसव पूर्व अवस्था, आपको बता देते, प्रसव पूर्व काल होती है जिसमें, ठीक है, 2 अवस्थाएं बांटी गई, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। भ्रूणावस्था गर्भाधान से 8 सप्ताह और फिर गर्भावस्था 8 सप्ताह से जन्म तक। इसी समय को गर्भावस्था को ही नवजात काल कहा जाता है जो 8 सप्ताह से जन्म तक की होती है। ध्यान दीजिएगा जो हम पॉइंट बता रहे हैं। फिर दूसरी है शैशव काल, तीसरी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से पूरा क्रम चलता रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। संगठन की अनिवार्य विशेषताएं कौन सी है? संगठन की अनिवार्य विशेषताएं कौन सी हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, व्यक्तियों का समूह, सामान्य लक्ष्य, सामूहिक क्रियाकलाप। ये संगठन की पूरी ये विशेषताएं तीनों हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना देश में पहली बार कब हुई? जो आपका टॉपिक है लास्ट का, परामर्श और निर्देशन, वहां पे जो संस्थाएं हैं वहां से ये क्वेश्चन है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना देश में पहली बार कब हुई? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, 1987 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1987। अब यहां पे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे परीक्षण है और उसके बाद यहाँ पे प्रतिपादक है। कौन से परीक्षण से संबंधित, कौन से प्रतिपादक नहीं है, या फिर कौन सा मिलान सही है आपको बताना है। सही सुमेलित, अच्छा नहीं पूछा जा रहा है, नहीं बताना आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए, टीएटी, मार्गन और मुरे, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रासंगिक बोध परीक्षण, ये मार्गन और मुरे थे। अंतर्बोध सीएटी, बैलक थे। शब्द साहचर्य परीक्षण, गाल्टन और युंग थे। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोरसा थे। कौन थे? हरमन रोरसा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम कम है। और प्रेसी क्रॉस आउट परीक्षा से संबंधित थे, इनके बारे में भी जान लीजिए। क्रॉस आउट परीक्षा से संबंधित थे, क्रॉस आउट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिक ज्ञानी किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक ज्ञानी किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी, अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। ठीक है, ज्ञानी ने एक पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें उन्होंने सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है और यह श्रृंखला सरल से जटिल होती जाती है। जैसे नीचे सबसे रहेगा संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम श्रृंखला, फिर शाब्दिक बहुभेदन, प्रत्यय सिद्धांत, फिर समस्या समाधान, ऐसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विकल्प आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, कैटल महोदय ने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? सी, कैटल महोदय ने दिया। प्रधानाचार्य के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त है? कैसा नेतृत्व होना चाहिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक का, प्रधानाचार्य का? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी,
प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय परिसर में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण से छात्रों में असुरक्षा की भावना नहीं पनपती है और उनका जो अधिगम होता है लर्निंग सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है, निम्न में से कौन साहचर्य के नियम से संबंधित है? ठीक, अच्छा एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, मान लीजिए यहाँ पे प्रधानाचार्य पूछा गया, कक्षा शिक्षण में एक कक्षा शिक्षक के लिए कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी? तो आप यहाँ पे लगाएंगे प्रेरक नेतृत्व। ऑप्शन आपका डी सही होना चाहिए। प्रेरक नेतृत्व कक्षा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन साहचर्य के नियम से संबंधित है? 16 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते, समीपता, समानता, वैमनस्य। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं? हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव में वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग 100% वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिना मेरे कहे। एक लाइक और एक शेयर, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपसे मोटिवेशन चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक करिए और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा ही और जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, निर्देश किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाता है बी, प्रसार। किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। कौन कौन सी होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप? माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य हो गया, माध्यिका, बहुलक। प्रसार क्या होता है? हाँ, तो प्रसार इसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक शिक्षक को कल्पना के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? ज्यादा डिटेल कुछ नहीं करना, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, पूरे 6 सब्जेक्ट कवर करने। कल्पना के लिए क्या क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कल्पना के लिए सारी चीजें। कहानी सुनाना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने घटक स्वीकार किए हैं? सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने घटक स्वीकार किए हैं? 21 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। 21 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ए। ट्वेंटी 22 पे आते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें? चलिए, आपको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला अचेतन होता है, दूसरा होता है इदम, अहम, पराहम होता है। ठीक है, आगे, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। कब? 1954 में। अगला है अभिप्रेरणा के मार्क्स। देखिए, एक चीज और पूछा जाता है, अभिप्रेरणा का मार्क्स सिद्धांत ये किसने प्रस्तुत किया? इसे ही माना जाता है अभिप्रेरणा का मार्क्स सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। मैस्लो ने मनुष्य की कितनी आवश्यकताएं बताई? 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया उन्होंने। पहला, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए बता रहे, पहला शारीरिक, दूसरा सुरक्षा है बचाव, तीसरा संबंध स्वीकृति, चौथा सम्मान, फिर उसके बाद होता है आत्म प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस शिक्षण विधि के सोपान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग जल्दी से, और आप सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है आगमन विधि के। 23 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, अधिगम तथा सीखने में स्थानांतरण के नियमों से कौन संबंधित है? अधिगम तथा अथवा सीखने की यहाँ पे देखिए, अधिगम अथवा सीखने में स्थानांतरण के नियमों से कौन संबंधित है? 24 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी,
सभी। एक समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास के वे पक्ष जिन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बाल विकास के वे पक्ष जिन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए जल्दी से। 25 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, सभी। मानसिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक अंतर पर, व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। नेक्स्ट आते हैं, एसटीएम का पूरा नाम, एसटीएम का पूरा नाम आपको बताना है क्या है? एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? 26 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, अल्पकालीन स्मृति। चलिए इसको लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और फिल इन द ब्लैंक क्या भरा जाएगा चारों में से? में घनिष्ठ संबंध होता है, नीचे दिए गए विकल्प में से खाली स्थान भरिए। आपको भरना है जल्दी से। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 27 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। 28 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का, विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन किसके द्वारा होता है? विनय साइमन परीक्षण के द्वारा। ठीक, इसका विकास कब किया गया था इस परीक्षण का? 1905 में। विनय साइमन मनोवैज्ञानिकों ने इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण को वर्ष 1905 में विकसित किया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? चारों विकल्प में से हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अनुकरण। इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। 29 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, अनुकरण। अनुकरण विधि के द्वारा ही बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है और उस कार्य को करने में उत्पन्न जो समस्याएं होती है उसने समझने का भी प्रयास करता है। अब आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख यानी कि मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा शिलालेख ही होता है। ये कब जारी किया गया था? 19 जुलाई 1854 को, 19 जुलाई 1854 को ये जारी किया गया था। इसमें पूरे कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों, इन सब पर बहुत डिटेल में विचार किया गया था। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसमें सुधार क्या क्या करने चाहिए, ये हो गया। तो अब आप लोग बताइए 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, ईमानदारी से आपको बताना है। फिर आ जाते हैं सेकंड भाग, हिंदी पे चलते हैं, भाषा हिंदी। अब यहाँ पे 31 से 35 तक आपको ये पूरा पढ़ के उत्तर देना है। तो 31 से 35 तक चलें या छोड़ देते हैं इसको, क्या करें आप लोग जल्दी से बताइए। 31 से 35 आपको करना है, 27, 29, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताइए 31 से 35, चलिए इसको देख लेते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चित मंजिल पाते हैं, वे कायर है जो हार गए, नर नाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए 31 पे आ जाइए, वेरी गुड। चलिए करना है तो चलिए 31 से 35 ये पूरी कविता आप लोगों ने पढ़ ली। अब जीवन में मंजिल किसे मिलती है, इसको हल करने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं। पहले आप लोग ना, जैसे 31 से 35 बताएंगे, 31 से 35 तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जीवन में मंजिल किसे मिलती है, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद आप लोग कविता पे जाएंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो 31 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन, चलिए हम ऑप्शन बताते चलते हैं आपको। 31 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लगातार चलने वाले को मंजिल मिलती है। बहुत ही क्लियर से यहाँ पे बताया गया है, जो लगातार चलते रहते वे ही निश्चित मंजिल पाते हैं। फिर हो गया 32, कवि ने किन लोगों को कायर कहा है, कवि ने किन लोगों को कायर कहा है, तो यहाँ पे देखिए हारने वाले को कायर कहा है। हाँ, जो कायर हैं वे हार गए, ये देखिए हारने वाले को कायर कहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए। 32 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए।
फिर आगे चलते हैं, बाजी मार गए से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है यहाँ पे बाजी मार गए से क्या तात्पर्य है, जीत गए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए। फिर अब आते हैं 34 की तरफ। ठीक, इन तूफानों से टकराकर, कभी किन तूफानों की बात कर रहा है, इन तूफानों से किसकी बात कर रहा है कभी, 34। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कठिन परिस्थितियों की बात कभी कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक और एक शेयर करिए जल्दी से आप सभी, लास्ट मोमेंट पे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 35, बीच राह में बैठ गए का अर्थ है, बीच राह में बैठ गए इसका क्या अर्थ है 35, जल्दी से आप लोग देखिए। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, निराश होकर काम को अधूरा छोड़ देना। अगर इस पे फिर से कविता नहीं देखते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब यहां पे आ जाइए 35 कंप्लीट। अब इसके बाद आपका आ जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, वेरी गुड। ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है 37, गेहूं शब्द का तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 37, गेहूं शब्द का तत्सम क्या है आपको बताना है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, गोधूम। बहुत जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितनी जल्दी आप लोगों की रिप्लाई होगी उतनी जल्दी हम पूरा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, गेहूं तद्भव है। जंगम का विलोम आपको बताना है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा 38, क्वेश्चन नंबर 38, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, स्थावर। 38 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, स्थावर। चंचल का विलोम क्या होता है, स्थिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दुर्गम और अगम ये दोनों एक ही अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका विलोम क्या होगा, सुगम। दुर्गम और अगम दोनों का सुगम होगा। समरूपी शब्द अपकार उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा। अपकार का अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ होता है भलाई, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, बुराई और भलाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका 39 का सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है आपको बताना है, दही क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है 41 का डी, गुड़िया। गुड़िया एक वचन है, गुड़िया क्या है, बहुवचन है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की आपको पहचान करना है। 42, हमने पत्र लिखा, इसी में पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आपको बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों की रिप्लाई, बहुत फास्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आप लोगों का। 43 यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, अनासक्ति। अनासक्ति, अनासक्ति क्या है, विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, अनासक्त होगा। क्या होगा, अनासक्त। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं, अनुशंसित क्या है, विशेषण है, इसका विशेष अनुशंसा होगा। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा, अपमान होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है। 44 यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 44 का, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, बालक सो रहा है। बालक सो रहा अकर्मक क्रिया है क्योंकि फल कर्ता पर पड़ रहा है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से, जितनी जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं उतनी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। काल कितने प्रकार के होते हैं, कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोगों के हमें लाइक और शेयर की जरूरत होती है, मोटिवेशन की, और सभी तक चैनल पहुंचे, ये भी इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। काल, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 3 प्रकार के, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। नेक्स्ट है, जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो वहां कौन सा वाच्य होगा। जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो वहां कौन सा वाच्य होगा। 46 यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से आपको बताना। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कर्म वाच्य। 46 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कर्मवाच्य। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है ये। इसमें से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। 47 जल्दी से आ जाइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का टेस्ट हो रहा है पूरा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, सम। हलन के साथ, ध्यान दीजिएगा, हलन के साथ लगना है ये सभी। हाँ 47। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में का प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में का प्रत्यय नहीं है, बताना है आपको। 48, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 48 पे आ जाइए जल्दी से। 48 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, भावुक। भावुक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, उक प्रत्यय है, जबकि शेष में का प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है, निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को टेस्ट देकर के, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर आएगा। 49 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, 49 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, निरंतर में विसर्ग संधि है। निरंतर का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा, निधन अंतर। कोई भी कंफ्यूजन हम इसमें नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपका हाँ यस सर बहुत जरूरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग के बाद आ आने पर क्या हो जा रहा है, विसर्ग के बाद आ रहा है तो इसका क्या हो जा रहा है, रा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, ये दिग्गज भी पूछा जाता है। दिग्गज और जगदीश इन दोनों में व्यंजन संधि है, जबकि यहाँ पे महिष में कौन सी संधि, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। दीर्घ या गुण, चलिए 2 में से ही बता दीजिए, महिष। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 50, यथाशक्ति में कौन सा समास है, जल्दी से आप लोग विकल्प चूज करिए। यथाशक्ति, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अव्ययी भाव समास, प्रथम पद की प्रधानता यथाशक्ति में। विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है, विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है, आपको सही बताना है कौन सा सही नहीं है। 51, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए आप लोग। 51 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, गुड, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, सही नहीं। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में ये वाक्य त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है। आसान सा क्वेश्चन, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो भी। 52 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जिस पर बीतती है वही जानता है, सिंपल सी बात है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है, वहां क्या होता है, कौन सा अलंकार। आ जाते हैं 53 पे। 53 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मानो जानू। अगला है, कवि धूमिल का पूरा नाम था, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। 54 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, सुदामा पांडे। आपको पूरे यहाँ पे 180 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि पूरे 6 सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाल विकास, हिंदी, गणित, पर्यावरण, मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स हो गया, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। अब ये पूरे 6 इधर उधर आप जोड़ लीजिए, हमने तो ज़्यादा बता दिया, 8 सब्जेक्ट बता दिए घूम फिर कर। क्वेश्चन नंबर 55, बच्चा सबसे पहले सीखता है, क्या सीखता है। 55 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बोलना सीखता है। सबसे पहले क्या सीखता है, बोलना। और घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको एकदम से, इसीलिए सॉल्व करवाएं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े
और आप यकीन मानिए 150 में से मेरा मन करता है कि आप 130 प्लस जरूर पाएंगे, गारंटी ले लीजिए 100%, 130 प्लस आप जरूर पाएंगे। तो यहाँ 55 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, बच्चा पढ़ना व लिखना सीखने से पहले बोलना सीखता है। ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के कितने प्रकार हैं आपको बताना है, 56 का यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दो होंगे, ध्वनि को दो वर्गों में बांटा जाता है ना, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ ई उ ऊ क्या हैं? ये सभी क्या हैं? 57, ये सभी स्वर हैं। दंत वर्ग के व्यंजन हैं। दंत वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं? दंत वर्ग के व्यंजन 58, यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 58। जल्दी से आप लोग आ जाइए 58 नंबर के क्वेश्चन पे। 58 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, ता वर्ग, ल और स, ये सभी दंत वर्ग के व्यंजन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के 4 कौशल क्रमशः हैं। भाषा अधिगम के 4 कौशल कौन कौन से हैं? 59, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 59 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कई बार बताया गया सुबोपल, ठीक। नेक्स्ट है, बोध का परीक्षण कितने प्रकार से किया जाता है? बोध का परीक्षण कितने प्रकार से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे मौखिक तथा लिखित। बोध का परीक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, मौखिक और लिखित। जब विद्यार्थी किसी अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को देता है तो वो मौखिक होता है, जब वह प्रश्नों का उत्तर लिखित देता है तो वो लिखित परीक्षण हो जाता है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अच्छा, अब बताइए हिंदी में आप लोगों ने कितना स्कोर किया? हिंदी में 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया अलग से बताइए। फिर यहाँ पे 30 आप लोगों ने बाल मनोविज्ञान कवर किया, 30 हिंदी, 60 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये बताइए। और जल्दी जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जितने लोग देख रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल पे जो भी जुड़ चुके हैं अभी, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे कि सभी लोग जुड़ सकें। हाँ, सभी को फायदा हो जाए जब हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना रिक्वेस्ट के आप लोगों को कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं लग रहा, बस आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं, अब कौन सा पार्ट देखेंगे हम लोग? अंग्रेजी बाद में देखते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, कौन सा पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए ओके, पर्यावरण देखते हैं, ठीक। फिर से अंग्रेजी आ गया। हाँ बिल्कुल, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक ठीक ठीक, ये गणित हो गया। फिर इसके बाद जस्ट ईवीएस हम लोग तुरंत कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद से तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। बिल्कुल, आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ देखेंगे और पूरा 150 में कवर करेंगे हम लोग। 50 क्वेश्चन, 150। अब जितने भी स्टूडेंट और भी हैं, ठीक है, वीएस सारे पूरे सब्जेक्ट हैं। पहले ईवीएस हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, आप लोग की एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाती है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन। चलिए, सभी शाकाहारी जीव, सब देखेंगे, सभी शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है। इंग्लिश संस्कृत दोनों देखेंगे। सभी शाकाहारी जीव होते हैं, क्या होते हैं? आ जाइए 121 पे आ जाइए। अभी मैंने क्वेश्चन ये करवाया है एससीईआरटी में भी, वैसे भी 121 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, बहुत बढ़िया, 121 का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पर्यावरण का जैविक कारक। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? जैविक कारक पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, वनस्पति। ये सभी मृदा, वायु, जल, ये सभी कैसे कारक हैं? अजैविक कारक में शामिल हैं। सभी जीव जंतु और वनस्पति, सूक्ष्म जीव, ये सभी जैविक। नेक्स्ट है, परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? सब कुछ आपके सिलेबस से देखने को मिलेगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? 123 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 123 आ जाइए जल्दी से, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, परिवार नियोजन। अगला है,
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 124 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। गुड। सी, ऑक्सीजन का परिवहन। आपसे हमेशा मैंने बताया है हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है ऑक्सीजन के परिवहन करता है, ऑक्सीजन का भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ऑक्सीजन अंदर ले जाने का फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, मेनली रक्त के द्वारा। 125 मानव शरीर में निम्न में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? मानव शरीर में निम्न में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्त प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी क्या काम करती हैं? हमारी इम्यून सिस्टम को बनाती है, संक्रमण से रक्षा करती हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? 126 कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला है निम्न में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पूछा जा रहा है निम्न में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो देख लीजिए पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना ये है, ये परिचित कराना है, निष्क्रिय बनाना ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, उन्हें बल्कि समस्याओं के प्रति सचेत करना, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, ये सभी है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? आपको मैंने जो एक मास्टर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, एक साथ सारे टॉपिक उसमें कवर थे, तो उसमें था विश्व पर्यावास दिवस। 128 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावास या प्राकृतिक वास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? 129 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, निर्लवणीकरण द्वारा। अब आगे आ जाते हैं 130 पे। देवी पाटन मेला लगता है, पूरा मेला मैंने पढ़ा दिया है। देवी पाटन मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? 130 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है, उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, मेला एग्जाम में पूछा जाता है, और ये यूपी का मेला है, यूपी में है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती? देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? विकल्प आपका यहाँ पे सही, कौन सा सही होगा? 131 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तापी। कौन सी नदी? तापी नदी। अगला है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन आस्टिन, मकालू, काराकोरम, कंचनजंगा। 132 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर, और माउंट एवरेस्ट 8,848। ये कहाँ पर है? नेपाल में है, ध्यान दीजिएगा, ये नेपाल में पड़ेगा माउंट एवरेस्ट, और कंचनजंगा भारत में। मकालू, ये मकालू कहाँ पे? नेपाल में पड़ेगा, 8,463 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग विकल्प चूज करिए। 133 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा एकाकी राष्ट्रीय मार्ग, परिवहन भी आपके चैप्टर, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भारत का सबसे लंबा एकाकी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 134 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 7, NH7। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है
विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, अगले क्वेश्चन पे है 134, 134 के बाद 135, एक मिनट, 135 बैरन द्वीप कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाया जाता है? ये सभी आपकी एससीईआरटी से भी मैंने कल करवाया था, निम्नलिखित परसों करवाया था। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाया जाता है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। 136 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? वह कौन सा महाद्वीप पूछा जा रहा है? महाद्वीप, पर्वत, पठार, महासागर, ये सभी आपके पेपर में सिलेबस में है, टॉपिक है। जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, जिसमें मैदानी भाग ज्यादा है, 137। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, यूरोप। ठीक है, देखिए यूरोप और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। लेकिन अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो यूरोप में मैदानी भाग का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो विकल्प आपका यूरोप सही होगा। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? पूछा जा रहा है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? 138 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 138 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, कोसी गोरखपुर। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए इलाहाबाद यमुना हो गया, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर मैंने एससीईआरटी में बताया था, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी नदी है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है, न कि कोसी नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत है, बहुत बढ़िया सेट है, पूरा इंपॉर्टेंट है पूरा। 139 आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। आप लोग इतने लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक देखिए आधा भी नहीं है। आप लोग ईमानदारी से खुद देखिए, चेक करिए। अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, इतना कर दीजिए, डिसलाइक या तो लाइक। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 139 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 6.88%। कितना है? 6.88% भूभाग पर ही वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? 17 किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, खाद्य सुरक्षा, अस्पृश्यता से। 140 ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 140 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, अस्पृश्यता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये लिखा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? 141 ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, किससे प्रस्तुत करती है? 142 जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति किसको अपनी आख्या प्रस्तुत करती है? तो संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर छानबीन करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक ये सभी आपके सिलेबस में है, तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? 143 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ताकत और साहस का। 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। सफेद पट्टी के बीच में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां, सब आपको बता देते हैं, नहीं तो 24 की वजह 48 ना लगा के चले आए आप लोग। ध्वज की लंबाई का अनुपात जो होता है, लंबाई और चौड़ाई का 3:2 के अनुपात में ध्यान दीजिएगा, 2:3 मत लगा दीजिएगा जल्दी में कि हाँ अनुपात तो दिख रहा है, अच्छा कोई भी अनुपात दिख रहा है, लो यही सही है। बाद में फिर ये बोलना अच्छा मैम वो ब्लेड है क्या, मार्कर है, वाइटनर है क्या, ये सब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, फिर आराम से गोला लगाइए, किसी को जल्दीबाजी नहीं। और आपके साइड में कोई भी आपको डिस्टर्ब करता रहे ना, डांट लिया करिए, तुरंत एकदम से स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए। और किसी भी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, गलत ही होता है हमेशा,
उससे बेटर है कि अगर आप अपने हिसाब से सही करेंगे 100% आप लोग सही कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तभी आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा अपने ऊपर, आपने किया। मिस्टेक हो गया तो हो गया, हो जाता है। मिस्टेक सही तो सब कुछ हो रहा है, नहीं तो आज हर कोई कहाँ पहुँचा रहे। मानो कि वह कौन सी क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 144। हाँ, ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, साइड वाले बहुत डिस्टर्ब कर देते, यहाँ पे पेन से चौका करते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अच्छा ये दिखा दो। बहुत इरिटेशन होती है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है और कोई कुछ नहीं कर पाता जब तक आप लोग नहीं करेंगे। 144 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कृषि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक कृषि प्रभावित होती है। जैसे तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित होगी, फिर मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता क्यों खत्म हो रही है, उसका सबसे मुख्य कारण 145 ऑप्शन अगर आपका आ जाए विकल्प में, प्राकृतिक आवास का विनाश, ये सबसे मेन कारण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो उनके आवास को खत्म करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इकोसिस्टम। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले एजी टांसले ने, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, एजी टांसले ने 1935 में प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक प्रकार होता है जिसकी रचना किससे मिलकर के बनी होती है? जैविक और अजैविक घटकों से। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्न में कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है। ये जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो 147 ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, शांत घाटी में। ये कहां पर स्थित है? शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। देखिए जिला आप जान लीजिए, अगर वैसे यही पूछा जाता है बस, शांत घाटी केरल में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? 148 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है? देहरादून। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता? पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ध्यान से देख लीजिए, विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? आसान सा ऑप्शन है, प्रदूषकों के उत्सर्जन को बढ़ावा देना। ये तो पॉसिबल ही नहीं, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा रहे आंसर यही हो जाएगा जब बढ़ावा देना टाइप में होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? आपको बताना है। 150 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वन नीति एवं शिक्षा नीति, ये भी है। औद्योगिक नीति है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, उपरयुक्त सभी। ठीक, अब यहाँ पे बताइए इस 30 क्वेश्चन में से पर्यावरण में आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाए? ईमानदारी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, बिना चीटिंग के क्वेश्चन। अब वहां पे 30 आप लोगों ने हिंदी कंप्लीट किया, 30 सीडीपी कंप्लीट किया, 30 आप लोग ईवीएस कंप्लीट किए। 90 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए ये भी बताइए, और 30 में से ईवीएस में कितना स्कोर कर पाए ये भी जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। फिर हम चलते हैं किधर? संस्कृत की तरफ आ जाते हैं। किधर आएंगे? संस्कृत। अब इसके बाद हम लोग संस्कृत कवर करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, संस्कृत पे आ जाते हैं। संस्कृत बस थोड़ा सा वेट करिए, ऊपर पहुंचने की देर है। यहाँ पे जल्दी से हाँ तुरंत स्क्रॉल करते हैं, वेरी गुड। बस आराम से थोड़ा सा वेट करिए, बस आ गया संस्कृत आपका। संस्कृत 61 से 65 तक के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दें। 61 से 65, ठीक। पहले आपका यहाँ पे, अब इसके बाद देखिए इंग्लिश देख लेंगे। 61 से 65 संस्कृत, ये पहले मैथमेटिक्स देखना चाहिए। चलिए पहले मैथ्स देख लेते हैं, जो सबका सब्जेक्ट है। पहले मैथ्स कवर कर लेते हैं। मैथ्स कहाँ गया? एक मिनट। हाँ चलिए,
गणित शिक्षण 91 से स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को गृह कार्य देते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, वेरी गुड। पहले मैथ्स कवर कर लेते हैं। 91 आ जाइए आप लोग, जल्दी से मैथ्स की तरफ आ जाइए, जल्दी जल्दी से। अब मैथ में देखते हैं आप लोग कितनी कैपेसिटी है। 91, चलिए जो ना आए, एक चीज आपको बताते हैं, जो ना आए ना उस पर आप लोग गेस कर लीजिएगा, गेस करके देखिए कितना मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है, चलिए 91 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 92, शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं। यह कथन किसका है? 92 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है मेकन और रॉबर्ट्स का। किसका है? मेकन और रॉबर्ट्स का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 93, किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं? 93 किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, आगमन विधि में। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। गणित में दुश्चिंता के लिए कौन घटक उत्तरदायी नहीं है? परीक्षा पद्धति, विषय वस्तु, लिंग, पाठ्यक्रम। लिंग का कोई रोल ही नहीं, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, लिंग गणित में दुश्चिंता के लिए उत्तरदायी नहीं है। 95, कौन सी विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है 95, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है खेल विधि। खेल विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है? 96 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, व्यवहारिक है। देखिए, प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षण से छात्रों में व्यवहारिकता का विकास होता है, व्यवहारिक ज्ञान वो प्राप्त करते हैं। अब आ जाते हैं 97 पे। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? 97, तो 97 का यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 97 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। किसका है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मगुप्त प्रमेय और ब्रह्मगुप्त सूत्र दिया, जिस पर आपका फेमस हेरन सूत्र, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अब न्यूमेरिकल स्टार्ट है। 2 घाते 3, 2 घाते 2, 2 घाते 7 तथा 2 घाते 5 का मासा क्या होगा? 98 पे विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से चूज करिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि आधार समान हो, आपको एक फार्मूला ट्रिक बताते हैं, यदि आधार समान हो तो सबसे छोटी घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का मासा होगी। तो सबसे छोटी घात वाली कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे 2 घाते, अब इसमें सबसे देखिए सबसे छोटी ये है ना, सबसे छोटी घात, 2 घाते 2 हो गया, तो मासा इसका क्या हो गया? 4। विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। यदि आधार समान हो तो सबसे छोटी घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का मासा होती है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका विकल्प हो गया बी। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है? 99। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब 3 क्रमागत आपको मानना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक x हो गया, एक x प्लस 2, फिर x प्लस 4, ये बराबर कितना है? 99 हो गया। तो अब यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, प्लस कर लीजिए आप लोग, इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे प्लस करिए, ब्रैकेट ये हो गया, फिर ये जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 99। 3x बराबर 99। अब ये कितना हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे करेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 31। कितना है? 1 मिनट। 99 में आपका 3 भाग देंगे, 3 33 होगा ना। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 33 होगा। अरे 3x बराबर 99 हो गया, 3x बराबर 99। अब 99 में 3 का ऐसे भाग दीजिए, 3 3 9 हो गया, फिर उसके बाद 9 3 33 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ 33 होगा ना। 1 मिनट,
ओहो मिस्टेक यहाँ पे हो गया, 6 तो घटाएंगे ना, पहले 6 घटाएंगे, वेरी गुड, एक मिनट रुकिए, 31 होगा भाई, मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे ये पहले +6 -6 हो जाएगा ना, -6 हो गया तो कितना आ जाएगा, 93 हो जाएगा भाई, मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान, हाँ 3 का भाग देंगे, 3 3 31 आएगा, ऑप्शन सही हो जाएगी ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, हाँ हाँ 31 आएगा, 6 तो मैंने घटाया ही नहीं, अब लोग थोड़ा सा, हाँ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 30 है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 30 है, और उनके वर्गों का योग 61 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। ध्यान से देखिए, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 30 है तो x y बराबर कितना हो गया 30, और उनके वर्गों का योग, अब उनके वर्गों का योग x धन y स्क्वायर, हमने दो संख्याएं मानी, उसका गुणनफल 30 हो गया, अब इनका वर्ग कितना हो गया 61। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x स्क्वायर धन y स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2xy, ठीक, ये बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अभी 61 तो अपनी जगह पे है, चलिए 61 अपनी जगह पे है, तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसकी जगह पे क्या रख देंगे 61, ये बराबर 61 माना गया ना, इसकी जगह पे हम रख देंगे 61 प्लस 2 है ही है, फिर उसके बाद एक्स वाई बराबर 30 है, तो 30 हो गया बराबर 61। समझ आ रही बात। तो अब यहाँ पे एक्स धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, पूरा आ जा रहा है आपका 121। एक्स धन वाई को होल स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है 121 होगा। फिर एक्स धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये क्योंकि फार्मूला इसी पे है ना, एक्स धन वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स धन वाई बराबर इसका आप क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब 101 पे चलते हैं। गलत यहाँ पे नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर 30 हो गया। यहाँ पे एक्स धन वाई, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग यहाँ पे बताया गया कि 61 है। ठीक है, और दो संख्याओं का योगफल कितना होगा पूछा जा रहा है। तो एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना होगा ना, एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना होगा। तब इसी में सब रख दिया गया, एक्स धन वाई, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग की जगह पे रख दिया गया आपका 61, फिर इसकी जगह पे 2 है ही है, फिर उसके बाद 30 मल्टीप्लाई कर दिया गया बराबर यहाँ पे 61 पहले से है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर 121 आ गया। तो एक्स धन वाई बराबर कितना आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 11 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे संख्या 9543 में दोनों चार के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा। दोनों चार के स्थानीय मानों में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। 101 पे आ जाइए। तो दोनों चार के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा, एक इसका हो जाएगा 400 और इसका हो गया 4, तो दोनों में अंतर 400 माइनस 4 कितना हो जाएगा 396। अब बहुत जल्दी के चक्कर में थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे हड़बड़ाहट हो जाती है जल्दी जल्दी से करने में। अब इसके में इकाई का अंक आपको बताना है, इतनी संख्या में इकाई का अंक आपको बताना है। तो इकाई का अंक गुणनफल कर दें, 1 गुणे 6, तो 1 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 0, 1 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 0। अब जहां 0 का गुणा हो गया वो 0 आ गया, विकल्प आपका सही हो जाएगा डी 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 103, 125, 175 और 225 का लासा। जल्दी भी चाहिए और फिर तब थोड़ा सा आप लोगों को उसी स्पीड से चलना भी होगा जैसे हम चल रहे हैं, आधा दिमाग में आधा हल, फिर ऐसे हो जाता है। 103 इसका लासा, आप लोग लासा निकालेंगे तो इसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7875। विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। यहाँ पे लासा निकालना आपको आता है, पूरी संख्या से काट डालिए और सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इतने को इतने से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, 104 पे आ जाइए। अब विभाजित कर लीजिए, कैसे आप लोग विभाजित करेंगे, 0.1 2 3 6 5 भागे 1 3। अब यहाँ से दशमलव हटाने के लिए नीचे कितने गुणा करेंगे जिससे 13 आ जाए,
तो 2 अंक पे दशमलव, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर भी 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ पे खिसकेगा, यहाँ आ जाएगा, और इसका दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0, 6, 5, 13 ये होगा। अब इसमें अगर आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 13, 25, 65, तो उससे पहले आपका डबल 0 जाएगा, फिर 5। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा है, 104 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, इसका मान क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल है, तो इसका मान आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए इसका हल तो नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। 105 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा n/n+1, विकल्प आपका ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। मैथ्स भी 30 नंबर देगी, मैथ्स भी आपको 30 नंबर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 200 का 0.2%, 0.25% माइनस 100 का 0.5% कितना होगा। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 106 का ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, चलिए हल करते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे देखिए जगह भी नहीं है, 200 गुणे 0.25% यानी कि बटा 100, ठीक, माइनस इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, फिर 100 गुणे 0.5 बटा 100, ये हो गया एक कोष्टक में। इसे हल करेंगे, इसे आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि चलिए 0.5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो कितना हो गया, -5 में से माइनस गया 5 गया 0। 106 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक घड़ी को 1125 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा भाई, सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्रतिशत लाभ बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100 से इसको हल करना है। तो यहाँ पे माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, x है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12.5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1125 माइनस x बटा x, क्योंकि क्रय मूल्य कुछ नहीं, क्रय मूल्य हमने मान लिया है, ठीक, और फिर उसके बाद गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 होगा। तो इसे जब आप हल करेंगे तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगी, x बराबर, आप हल कर लीजिएगा, 1000 रुपये आएगा। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। आपको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा और फिर प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। इस नियम से फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, लाभ इतना हो गया, प्रतिशत लाभ इतना हो गया, फिर इसी आपको समीकरण में रख देना है। क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंफ्यूजन नहीं है ना बिल्कुल। 108 पे आ जाते हैं, 108, ठीक है। 8,395 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 125 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। आसान सा है ये, बस साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। अब यहाँ पे आप रख दीजिए 8,395 गुणे 4 गुणे 125 बटा 100 गुणे क्या पूछा है, साधारण ब्याज। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में कितने, समय यहाँ पे क्या है, समय ही यहाँ पे मेन है, तभी मैंने कहा इतना आसान सा क्वेश्चन कैसे है। समय यहाँ पे 125 दिन है, तो 125 दिन में कितने वर्ष होंगे, 1/365, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा, मूलधन 8,395 रुपये, फिर गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/365 है, एक दिन में 1/365 है, तो 125 दिन में कितना होगा। तो वही आपको यहाँ पे देखिए
8,395, 8,395 गुणे 4 गुणे 125, फिर नीचे यहाँ पे 100, फिर बटा 365। वेरी गुड, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऐसे आप हल करेंगे तो फाइनली आपका आ जाएगा ऑप्शन 115 रुपये। कितना आएगा? 115 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे समय का मेन टेक्निक था, मेन पॉइंट जो था समय से था। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक, अब इस आकृति में कोण ए, कोण बी और कोण सी के मान क्रमशः होंगे। क्या होंगे? कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान पूछा जा रहा है। चलिए, बढ़िया सा सवाल है आप सभी की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये चीज देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होगा? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश। तो क्या हो गया? x डिग्री धन क्या हो गया? 2x माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 5x, ये माइनस है ये प्लस है, खत्म। 5x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। x बराबर 36, एक तो ये 36 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 2x प्लस 1, तो 2 तिहाई, अब इसके मान रखेंगे आप, कितना हो जाएगा? 36 दूनी 2 छक 12, 2 तिहाई 6 7, कितना हुआ? 1 हो जाएगा a 73 डिग्री, और एक 2x माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा 72 डिग्री, तो 71 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी। क्लियर है? 36, 71 और 73। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो और छोटा करना पड़ जाएगा। देखिए, ये ग्राफ में ये अग्रवाल के मासिक व्यय को दर्शाया गया। यदि श्रीमान अग्रवाल का कुल मासिक व्यय 15,000 रुपये हो तो भोजन पर मासिक खर्च क्या होगा? भोजन पर मासिक खर्च, पूरा मासिक व्यय उनका कितना है? 15,000 है। कितना है? 15,000 है। मासिक खर्च पूछा जा रहा है। अब ये देखिए, भोजन पे कितना ही खर्च करते हैं? 85%, पूरा 360। ठीक, तो 85 बटा 360 गुणे 15,000 कर देना है। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 3,541.66 रुपये। ऐसे ही आपका इनका व्यय निकालना पड़ेगा, मासिक खर्च ऐसे निकालना पड़ेगा। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? जो भी था देख लीजिए, हमको दिख भी नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपरोक्त प्रश्न में शिक्षा पर खर्च कितना होगा? शिक्षा पर कितना खर्च होगा? शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा कितना है? 100, तो वही कर दीजिए 100 बटा 360 गुणे 15,000। सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4,166। 4,166 कहाँ पे है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। अब यहाँ पे देखिए, 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 31 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 31 बटा 7 का जो शेषफल होगा, तो शेषफल कितना होगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 प्लस 3, तो कितना शेष आएगा? 3 आएगा ना, 3। तो विषम दिनों की संख्या, विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या आपसे पूछी गई, तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी। कितने दिन होंगे? 3। वेरी गुड। एक आयताकार मेज की लंबाई कितनी है? 4 मीटर और इसकी विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मेज का परिमाप क्या होगा? एक आयताकार मेज की लंबाई, तो मेज का परिमाप पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लंबाई है, आयताकार मेज की लंबाई और विकर्ण की, तो मेज की चौड़ाई पहले ज्ञात करेंगे, तभी तो मेज का परिमाप ज्ञात होगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? मेज की चौड़ाई बराबर एक फार्मूला होता है, विकर्ण का वर्ग अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे विकर्ण ये कितना हो गया? 5 का वर्ग 25 माइनस लंबाई 4 चौक 16 अंडर रूट, फिर 25 माइनस 16 9, क्या हो जाएगा? 9 का
अंडर रूट कितना आ गया 3, यानी कि यहाँ पे चौड़ाई आपकी 3 आ गई, लंबाई 4 है। तो मेज का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कोष्टक में, चलिए कोष्टक के पहले गुणा ही माना जाएगा। तो 4 धन 3 हो गया, 7 हो गया, 2 7 14, कितना हो गया 14 मीटर। विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। क्लियर है, 14 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। 113 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 14 मीटर। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो घनों की भुजाओं में अनुपात कितना है, 3:7 है, उनके आयतनों में अनुपात कितना होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग हाँ वीडियो को लाइक करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। 114 घनों की भुजाओं में अनुपात इतना, उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। घनों की भुजाओं में अनुपात मान लीजिए A1 अनुपाते A2 बराबर 3:7 हो गया। घनों के आयतनों में अनुपात, इसलिए घनों के आयतनों में A1 की 3 घात फिर A2 की 3 घात बराबर कितना हो जाएगा 3 की 3 घात अनुपाते 7 की 3 घात, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 9 3 27, तो यहाँ पे 343। विकल्प आपका कौन सा सही होगा बी, 27:343। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, यदि 10 लीटर की बाल्टी है जो पानी से पूरी भरी हुई, एक 10 लीटर की बाल्टी है जो पानी से पूरी भरी है, यदि बाल्टी से 5 लीटर 750 मिलीलीटर पानी निकाल लिया जाए तो बाल्टी में शेष पानी की मात्रा कितनी होगी। आप लोग तुक्का ही लगा के देखिए ना कि कितना तुक्का सही हो पाता है आपका। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा 115। चलिए ये तो आसान सा है ना, 4 लीटर 250 मिलीलीटर, तो 10 लीटर, आसान सा क्वेश्चन, आप लोग डर जाते हैं। 10 लीटर है तो उसमें से 5 लीटर, अब 10 लीटर है ऐसे करके आपको घटाना होता, 5 में से 750 मिलीलीटर घटा देना, तो आपका आ जाएगा 4, यही उत्तर सही हो जाएगा 4 लीटर 250 मिलीलीटर। 1000 में से घटाएंगे, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक, लीटर और मिलीलीटर का चक्कर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग लीटर मिलीलीटर तो सॉल्व भी कर पाएंगे। 116। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट रुक जाइए, पानी पे लेते हैं। एक ट्रेन का स्टेशन से चलने का समय कितना है 7:50 AM है और उसे 2.5 घंटे के अगले स्टेशन पर पहुंचना है, लेकिन ट्रेन के इंजन में खराबी आ जाने के कारण 30 मिनट विलंब हो जाती है। ट्रेन अगले स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, 30 मिनट वो विलंब कर जाती है। अगले स्टेशन पर कब पहुंचेगी, तो ध्यान दीजिएगा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है, मिली उसे यात्रा में कुल समय 2 घंटा 30 मिनट प्लस 30 मिनट, ये जो लेट हो जा रही, तो यानी कि कितना घंटा हो गया 3 घंटा। यात्रा में लिया गया कुल समय 3 घंटा है। ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने का समय कितना होगा 7:50 AM में आप 3 घंटा और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10:50 हो गया। बात समझ में आई, कितना आसान सा आंसर था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10:50 AM। जो भी विकल्प हो आप सही कर लीजिए, विकल्प आपका ये सही हो जाता है ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस कुछ नहीं, कुछ सवाल तो बहुत आसान जिसपे आप माथा पच्ची कर रहे होते हैं, बस थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन, हम हमेशा कहते हैं हमको बड़े क्वेश्चन आसान से लगते हैं, छोटे कभी कभी समझ नहीं आते को पूछना क्या जा रहा है। अगला है 117 पे, A/2 बराबर B/5 बराबर C/5 हो तो A धन B धन C का मान क्या होगा। चलिए मानते हैं, अब यहाँ पे मानेंगे A/2 बराबर B/5 बराबर C/7 बराबर K। A बराबर 2K, B बराबर 5K, C बराबर 7K। सॉल्व हो गया। अब उसके बाद तब यहाँ पे देखिए A धन B धन C/C बराबर क्या होगा। A बराबर देखिए 2K, तो A की जगह क्या रखिए 2K रख दीजिए, प्लस B की जगह 5K रखिए, प्लस C की जगह क्या रखेंगे 7K अपान फिर C है 7K रखिए। क्या हो गया पूरा, ऊपर हो गया 14K बटा 7K, कट कर दीजिए, 2 आ गया। उत्तर आपका कितना सही हो जाएगा 2। कितना आसान सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए,
चलिए यहाँ पे कर लेंगे इस जगह पे। तो 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा, कितना, देखिए आसान सा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा आसान सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए n बार आएगा, कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो 37 सही 1/2 बटे कितना हो जाएगा, 1/8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 7 14, 2 3 6 74, 1 75/2, 75/2 पूरे का भागे 1/8। तो आप ऐसे हल करेंगे 75/2, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से 75/2, अगर भागे यहाँ पे 1/8 यही हुआ। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, चाहे 1/8 रखिए, फिर इसके बाद ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो, 75/2 गुणे 8/1 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 चौक 8, 75 गुणे 4 बराबर क्या हो गया, 300। क्लियर हो गया, 300 विकल्प आपका सही हो जाएगा, 300। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका सही हो जाता है 300। हमें आप लोगों को साथ साथ में समझाना है, बस ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, अब इसके लिए हल्का सा हमें यहाँ इसको कर देते हैं इरेज। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा स्पेस बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से। ठीक, वेरी गुड। क्या होगा आगे, क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसे हल करेंगे आप लोग, कितना आ गया। अब डायरेक्टली चलिए 12 - 1/9 गुणे 30/99, अगर इसे हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 11/9, 11/9 गुणे 1/33। तो ये हल करेंगे 11 यहाँ 33, तो 1/27 हो गया। तो 1/27 को अगर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया, पता भी नहीं चला। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। तो 1/2 12 गुणे 16, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कितना सही हो जाएगा, 96 आएगा। 96 सेंटीमीटर नहीं होगा, केवल वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, यही तो है ना, विकल्प आपका सही हो जाता है सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, अब आप लोग बताइए मैथमेटिक्स में कितना सही कर पाए। अगर आप लोगों ने, चलिए मैथमेटिक्स में 30 में कितना सही कर पाए, अगर हमारे स्टूडेंट जो भी तुक्का भी मारे हैं तो आप लोग बताइएगा ईमानदारी से। चलिए हम लोगों ने मैथ्स भी सॉल्व कर लिया, गुड, हम लोग अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए अब मैथ्स के बाद हम आ जाते हैं संस्कृत पर। संस्कृत वाले स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम लोग इंग्लिश सॉल्व करते हैं। तो ये हिंदी भाषी एरिया है, तो इंग्लिश वाले जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो कौन सा चल रहा है, अच्छा चलिए संस्कृत आ जाइए, गुड, तैयार हो जाइए आप लोग संस्कृत वाले। अधोलिखित प्रश्नों 61 से 65 तक के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दें। चलिए अब संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं। भारतवर्षम अस्माकम देश अतीव शोभनम अस्ति। भारतवर्ष हमारा देश है, हमारा देश भारतवर्ष। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन, भारतवर्ष से उत्तर भागे पर्वतराज हिमालय अस्ति, उत्तर भाग में हिमालय विराजमान है। हिमालयात अनेका नद्या निर्गच्छन्ति, हिमालय से अनेक नदियां निकलती। नदीषु गंगा प्रमुख अस्ति, नदी गंगा प्रमुख है। भारत से दक्षिण भागे हिंद महासागर अस्ति, दक्षिण भाग में महासागर है हिंद महासागर। भारत से पूर्व भागे म्यांमार देश से पूर्व में। पश्चिम भागे च पाकिस्तान देश है अस्ति, पाकिस्तान है पश्चिमे। देशे विविधा भाषा धर्म च सन्ति, सर्वे जना स्नेहपूर्वकम वसन्ति। धर्म अलग है, धर्म अलग है, लोग अलग हैं, वो स्नेह से सभी एक मतलब बसे हुए हैं। तो चलिए अब आगे यहाँ पे आ जाते हैं, 61 पे आते हैं। सब कुछ जल्दी करना है तो प्रेशर इस बात का रहता है। 61 भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग आ जाइए। और हम पूरी रिप्लाई देखना चाहते हैं आप लोगों की, जल्दी जल्दी से। 61, वेरी गुड, ये गद्यांश के अकॉर्डिंग है, गद्यांश के अकॉर्डिंग है। मैथ्स कंप्लीट हो गया, अब जल्दी से आप लोग होश में आ जाइए थोड़ा सा। 61, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। क्या है, पाकिस्तान है ना, पश्चिम भागे च पाकिस्तान देश अस्ति,
अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताना है, गद्यांश के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए 62 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, उत्तर भाग में हिमालय है। अगला क्वेश्चन है 63, नदियों में सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? नदियों में सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? 63 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, नदी गंगा प्रमुखा अस्ति, तो गंगा नदी प्रमुख है। नेक्स्ट है 64, हिमालयात अनेका नद्यां निर्गच्छन्ति, इस गद्यांश में रेखांकित पद में कौन सी धातु है? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे निर्गच्छन्ति ही पूछा जाए, क्योंकि धातु गच्छ दी गई है, तो इसके हिसाब से निर्गच्छन्ति में ही पूछा जाए, तो अंडरलाइन रेखांकित यही होगा। तो निर्गच्छन्ति पद में कौन सी धातु है? गम धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है? जाना। तो 64 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गद्यांश में आया हुआ पद अतियु में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया, अतियु में कौन सी संधि है? स्टूडेंट जल्दी जल्दी से, हमारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो गद्यांश में आया हुआ पद अतियु में कौन सी संधि? 65 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का विधायक सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अकः सवर्णे दीर्घा। अतियु पद का हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत ही से। अतियु मतलब बहुत ही से। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग में सम्मिलित पद है, उपसर्ग में सम्मिलित नहीं है। आगे का क्वेश्चन हम बना देते हैं जल्दी में। उपसर्ग में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है? 66 ऑप्शन आपका सही हो जाता है, सी। ये भू क्या है? भू धातु है, भू धातु है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेस्टनम का अर्थ है, वेस्टनम का अर्थ क्या है? 67 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, कान का पर्दा। बहुत ही बढ़िया आप लोगों की रिप्लाई आ रही है, तो और जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से रिप्लाई करते रहिए आप लोग। समझ लीजिए एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निंदा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा जा रहा है, निंदा का पर्यायवाची नहीं है। 68 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है आपका, क्या होगा? निंदा का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, बी सवर्णा। सवर्णा का अर्थ होता है क्या? प्रशंसा करना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अवर्णा अपवाद कुत्सा का अर्थ होता है निंदा करना, जबकि सवर्णा का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस ग्रंथि की पंक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम। 69 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसने लिखा, किसकी रचयिता है? ये भारव की है। किसकी है? भारव की। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बालकेन ग्रंथ दृश्यते, ग्रंथम दृश्यते में कौन सा वाक्य है? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 70 पे आप लोग आ जाइए। चलिए, हाँ एक मिनट। 70 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। चलिए, नेटवर्क जहां पे प्रॉब्लम होगी आप लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहां पे क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, बालकान। बालकान बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। बालकम, बालकम कौन सा है? द्वितीय एक वचन का। बालक है प्रथमा बहुवचन का, और बालको क्या है? प्रथमा द्विवचन का रूप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संत में धातु है, संत में धातु कौन सी है? संत में अस धातु है, कौन सी? विकल्प 72 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, अस धातु है। इसका रूप क्या होगा? अस्ति स्त। अस्ति एक वचन है, द्विवचन
स्तर बहुवचन संति। आगे भोगी में लिंग है, भोगी में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सभी। भोगी पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, इसका अर्थ होता है भोग विलास करने वाला। भोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा? भोगिनी। अगला क्वेश्चन है भ्रामका का विलोम 74, भ्रामका का विलोम क्या होगा? भ्रामका यानी कि संदेहास्पद, इसका विलोम क्या होता है? दृश्यात्मकता, दृश्यात्मकता होगा। भयानक का विलोम, भयानका का विलोम अभयानका होगा। क्या होगा? अभयानका। भोग्यम का, भोग्यम क्या होगा? अभोग्यम होगा। पवन में संधि कौन सी है? देखिए कई बार हम बता चुके हैं, पवनम में संधि, पवनम में संधि अयादि संधि, विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, अयादि संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अनम। ठीक, पवनम हो गया। अगला है महाभारत का क्रम है, महाभारत का क्रम क्या है? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। 76 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, जय भारत महाभारत। ठीक है, जैसे इस कैसे रखा गया इसका नाम, देखिए प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक थे। कितने थे? 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम क्या था? जय संहिता था। बाद में इसमें कितने? 24,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम भारत पड़ा। और अब इसमें कितने हैं? कितने श्लोक हैं? 1,00,000। कितने जीरो होंगे? 5। इसके कारण से अब इसका नाम क्या है? सतसाहस्री संहिता। कितना? सतसाहस्री संहिता, और महाभारत के नाम से जाना जाने लग गया। इसके नामकरण के विकल्प में ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैशाख नंदन किसे कहते हैं? पर्यायवाची से पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वैशाख नंदन 76 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 77 पे आते हैं, 77 ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, गधे को कहा जाता है। घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व। नेक्स्ट है 78, शिष्य में प्रत्यय है, शिष्य में प्रत्यय क्या है आपको बताना है। 78 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, ल्यप प्रत्यय। शिष्य में ल्यप प्रत्यय। ठीक, इस प्रत्यय का या शेष रहता है, शिष्य में ल्यप प्रत्यय है। नेक्स्ट है लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप आपको बताना है। 79 क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। तो 79 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, लिखिस्यन्ति। क्या होगा? लिखिस्यन्ति होगा। 79 ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, लिखस्यन्ति। यहां पे देखिए, चलिए विकल्प यहाँ पे बहुवचन पूछा जा रहा है ना, लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। यहाँ पे देखिए रूप कैसे चलता है, हम आपको बता रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो विकल्प सही होगा आप लोग उसको टिक मार लीजिएगा। लेखस्यति, देखिए ऐसे लेखस्यति, ध्यान से देखिए लेखस्यति, फिर लेखिस्यता, लेखिस्यता हो गया, फिर लेखिस्यन्ति, लेखिस्यन्ति, तो बहुवचन लेखिस्यन्ति हो गया। ऑप्शन यहाँ पे चलिए लेखिस्यन्ति ये लग रहा है बहुवचन का रूप, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। ऑप्शन आपका डी सही होगा, लिखिस्यन्ति नहीं होगा। ठीक, क्री धातु किस अर्थ में होती है? क्री धातु किस अर्थ में होती है? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? ए, खरीदने के अर्थ में क्री धातु का प्रयोग होता है। जबकि खेलने के अर्थ में कौन सी धातु का? क्रीड धातु। कौन सी धातु? क्रीड धातु। और फिर उसके बाद करने के अर्थ में क्री धातु,
अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया? फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ईमानदारी से आप लोग लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, एक लाइक और एक शेयर जरूर करते रहिए जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी तक चैनल पता चल सके। विकल्प आपका सही हो जाता है बी, भीष्म पर्व। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। जबकि किरातार्जुनीयम किससे लिया गया है? किरातार्जुनीयम वन पर्व से। और अभिज्ञान शाकुंतलम किससे लिया गया? आदि पर्व से लिया गया। आपको सब कुछ बताते चल रहे हैं साथ साथ में। पया शब्द में लिंग है। पया शब्द में लिंग आपको बताना है कौन सा है? पया मतलब दूध, ना तो ये पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है। ये क्या है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, नपुंसक लिंग है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया पूरा सेट है ये। व्याकरण शास्त्र के प्रथम वक्ता कौन है? व्याकरण शास्त्र के प्रथम वक्ता कौन है? 83 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जल्दी से विकल्प रिप्लाई करिए। विकल्प आपका सही हो जाता है बी, ब्रह्मा। व्याकरण शास्त्र का प्रथम वाचन ब्रह्मा के मुख से हुआ था क्योंकि ये सृष्टि करता है और ये सब इनके बाद है। हा का उच्चारण स्थान आपको बताना है 84। हा का उच्चारण स्थान विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है कंठ। हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। कौन सा शब्द अपने वर्ग से भिन्न है? कौन सा शब्द अपने वर्ग से भिन्न है? तो यहाँ पे देखिए, शशि, लोहिता, शोणिता, रक्ता। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 85 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है शशि। यहाँ पे शोणित, लोहित और रक्त, ये तीनों शब्द लाल के पर्याय हैं। जबकि शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है, इसलिए तीनों से भिन्न है। 86 अभिवृत्त की क्षमता का विकास होता है। अभिवृत्त की क्षमता का विकास होता है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 86 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है अभिवृत्त्यात्मक में। अभिवृत्ति की क्षमता का विकास अभिवृत्त्यात्मक में होता है। इसका मतलब अभिवृत्त्यात्मक का मतलब आवृत्ति की गतिशीलता से है। अभिवृत्ति की वात्यात्मकता, इसका मतलब वात्यात्मकता मतलब गतिशीलता से। अनुवाद शिक्षण कितने प्रकार का है? अनुवाद शिक्षण कितने प्रकार का है आपको बताना है। तो ये 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 4 प्रकार का। अगला है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर इस शिक्षण को और किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर इस शिक्षण को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हमारे स्टूडेंट एकदम से बहुत बढ़िया हैं और बहुत ही बढ़िया रिप्लाई कर रहे हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जिसे कहेंगे उम्दा प्रदर्शन। गुड। 88 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है कौन सा? मूर्त से अमूर्त की ओर। 88 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। एकदम खुश होके रिप्लाई करिए, बिना हड़बड़ाहट के, घबराहट के नहीं। अच्छा 2 दिन के बाद एग्जाम है, क्या करूं, कूद जाऊं? नहीं, ठीक। 88 इस शिक्षण को मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये, जो वस्तु दिखाई दी पहले उसके बारे में, बाद में उसके अवयव के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे पेड़ तो अमूर्त है लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अमूर्त है, ये चीज। सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर आता है पेडागोजी से, आप देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आता है। 89 इसका समय होता 6 से 10 मिनट तक। माइक्रो टीचिंग आप लोग किए हैं? अगला क्वेश्चन है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बालक स्वयं करके सीखता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत का मतलब बालक स्वयं करके सीखता है। कोई बालक नहीं बताता कि भूख कैसे लगती है, वह भूख का एहसास करके अपनी पेट भरने की सामग्री को ढूंढता है। ये होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिससे कि बालक स्वयं करके सीखता है। तो अब यहाँ पे बताइए आपको संस्कृत में कितना मिला? 30 में से आप कितना स्कोर कर पाए, जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 5 सब्जेक्ट कर लिए कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। अब दूसरी भाषा की तरफ आएंगे, अंग्रेजी की तरफ। तो हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट देख रहे हैं अभी चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से एक लाइक और एक शेयर फटाफट से करते रहिए। दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करिए।
व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप लोग के जितने भी ग्रुप हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हिंदी की तरफ। ठीक, चलिए अब हिंदी हमारी नेक्स्ट है। 1 मिनट जस्ट वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। हिंदी हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। इंग्लिश वाले तैयार हो जाएं। माइक्रो टीचिंग नहीं लगी, जो लोग थोड़ा दूर से कर रहे हैं, अब जो सिस्टम है हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो माइक्रो टीचिंग कहाँ से करेंगे, जैसे हम लोगों ने की है। अब यहाँ पे भाषा पे आते हैं, जो अंग्रेजी हमारी भाषा है, जिसने अंग्रेजी चूज किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एट वंस। आई रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे देखिए, आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एट वंस। इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड वॉइस इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है? 61। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या इंडिकेट करता है? 61। 1 मिनट रुक जाइए, सब कुछ सेट कर लें एक बार। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, कार्य या अवस्था को दर्शाता है। ये इन्हें हम देख अथवा स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो वॉइस है, ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू। आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू, फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम से खाली जगह को आपको भरना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन 62 का ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक और शेयर। 62 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, माई सेल्फ होगा। क्या होगा? माई सेल्फ। 62 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव स्वयं उसी पर पड़ता है। ठीक है, जब पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म, यानी कि माई में, किसमें? पर्सनल प्रोनाउन, ये माई में सेल्फ, सेल्फ या सेल्व्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम बनाए जाते हैं। अब यहां पे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी, क्या होगा? 63 ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, फास्ट। शब्द फास्ट वाक्य में एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण है। क्या है ये? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, जो वर्ब वॉक्स को मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव वेरी इसकी विशेषता दर्शाता है। ये विशेषता दर्शा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 63 चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, आपको वाक्य का सही ऑर्डर चूज करना है, तो उसके हिसाब से जो सही हो उसी विकल्प को आपको टिक करना है। 64 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वाई डिड सी लीप सो अर्ली। वाई डिड सी लीप सो अर्ली। 64 ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचना कैसे होती? इंट्रोगेटिव वर्ड के तत्काल बाद क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, सहायक क्रियाएं आती हैं, यानी कि डू, डज, डिड, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ड, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक, सॉरी, सी कांट कम टू द फोन। सी फिल इन द ब्लैंक। अबात, ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही होगा? ठीक, 65, हाँ 65 पे आ जाइए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है इज हैविंग। 65 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इज हैविंग। जो ये वाक्य है, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और रिक्त स्थान में ऑक्सिलरी वर्ब इज हैविंग का प्रयोग वेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर इज पॉपुलर। द टीचर इज पॉपुलर, फिल इन द ब्लैंक, हिज pupils. The teacher is popular, fill in the blank, his pupils. Fill in the blank with correct preposition from the given options. 66 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है among. ठीक,
प्रीपोजिशन अमंग, बिटवीन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन के अंतर्गत प्रयुक्त होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब प्रयोग किया जाता है? दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जान रहे हैं। द वर्ड ऑलवेज इन वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स इज ए एंड ऑलवेज 67। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत शब्द ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द कैस्पियन सी अ साल्ट लेक इज फिल इन द ब्लैंक एनी अदर लेक इन द वर्ल्ड। द कैस्पियन सी 68 का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा सी, लार्जर देन। 68 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, लार्जर देन, क्योंकि वाक्य में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री के परिवर्तित रूप का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए रिक्त स्थान में क्या प्रयोग होगा? लार्जर देन का प्रयोग होगा। 69 पे आ जाते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज fill in the blank. Choose the most appropriate alternative for the blank space. 69 पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? C, yours. You पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है जिसका पॉजिटिव केस योर या योर्स होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Each of 4 boys, each of 4 boys fill in the blank, good. Each of 4 boys fill in the blank, good. क्वेश्चन नंबर 70। 70 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, इज होगा। ठीक है, एक नियम है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो यानी कि जहां ईच हो, तो वर्ब सदैव किसमें होती है? सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होती है, इसलिए रिक्त स्थान में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब ईच का प्रयोग होगा। ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे ए। हाँ, वेरी गुड, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। सी सेड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। 71 ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? आ जाइए 71 की तरफ जल्दी जल्दी से। That she was hungry. She said that she was hungry. Very good. इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच दैट से प्रारंभ होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी भूतकाल में होगा। तो ऑप्शन आपका इस तरीके से सही हो जाता है ए। हमें देखना पड़ता है थोड़ा सा कि देखिए कौन सा ऑप्शन है, कहीं जल्दीबाजी में इधर उधर हो जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखिए, दैट सी वॉज हंग्री, अच्छा नहीं, मैंने सोचा सी वॉज हंग्री। चलिए विकल्प 72 पे आते हैं। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉग वॉज हिट बाय अ स्टिक, नो एरर। यहाँ पे कौन सा एरर होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 72 ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, हिट बाय। बाय के स्थान पर विथ होगा, बाय के स्थान पर विद होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 13 से 16 तक। दिस बॉक्स इज फिल इन द ब्लैंक, हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। 73 क्या होगा? 73 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, टू। दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। टू एडवर्ब, क्रिया विशेषण है जो क्रिया वर्ब की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। हर केस इज सो हैवी दैट सी कैन। 74 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा ए, हार्डली लिफ्टेड, मुश्किल से कदाचित ही। अगला क्वेश्चन है 75। अ कमिटी वॉज फॉर्म टू लुक
फॉर्म टू लुक फिल इन द ब्लैंक द मेमोरियल। 75 ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? बी, आफ्टर। टू लुक आफ्टर मतलब हो जाएगा देखभाल करना, टू लुक आफ्टर देखभाल करना। आई स्टूडेंट विल फेल 76 है, आई स्टूडेंट विल फेल फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक ही डज नॉट वर्क हार्ड। 76 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, आई स्टूडेंट विल फेल इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। शब्द इफ कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है जो दो उपवाक्यों के लिए रिक्त स्थान में यूज होगा। अगला है इंसर्ट कामास वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कामा यूज करिए जहां पे आवश्यक है। तो ये देखिए पूरा सेंटेंस आपका है, कहां पे यूज होगा? 77 में यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। ठीक है, इस वाक्य में अ कारपेंटर, अ बर्ड, इगर अ गार्डनर। तो यहाँ पे अ कारपेंटर और अ बर्ड यहाँ पे आपको कामा लगना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द अंडरलाइन वर्ड। 78 78 पे आ जाते हैं। 78 सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द अंडरलाइन वर्ड। क्रेडिबल, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। क्रेडिबल विश्वास करने योग्य, इसका समानार्थक क्या होगा? सिमिलर पूछा जा रहा है, समान इसका, तो इसका होगा ऑप्शन आपका सही हो जाए ए, विश्वसनीय। 79 चूज द वर्ड दैट हैज मोस्ट नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ फ्रेल। फ्रेल का मतलब इसका अपोजिट, फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर, इसका बिलोंग क्या होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 80 दे टुक ब्लड फ्रॉम माई, दे टुक ब्लड फ्रॉम माई, चूज द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, वेन। नस सिरा, क्या कहेंगे? नस सिरा, दे टुक ब्लड फ्रॉम माई वेन। अगला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इंडिकेट्स द सफिक्स इन द गिवन वर्ड। ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल में सफिक्स क्या यूज हुआ है? 81 जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, एबल। सफिक्स मीन्स आपका प्रत्यय हो गया, सफिक्स मीन्स प्रत्यय। 82 मोहन ऑलवेज फिनिश द वर्क एट 6 o'clock, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 82 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, डज मोहन ऑलवेज फिनिश द वर्क एट 6 o'clock। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग किया जाता है, डू या डज। तो मोहन के अकॉर्डिंग आपको डज लगाना है। अगला है आई लाइक टू रीड साइंस फिक्शन, आई लाइक टू रीड साइंस फिक्शन, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म। चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म आपको चूज करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव लगा के आपको सेंटेंस बताना है। 83 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, आई डू नॉट लाइक टू रीड साइंस फिक्शन। 83 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चेंज द जेंडर ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द ब्राइड ग्रूम स्पोक टू द प्रीस्ट। यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा? 84 ऑप्शन सही हो जाता है आपका ये, ब्राइड। ब्राइड ग्रूम दुल्हा, वर, मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसका फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग क्या होगा? दुल्हन, ब्राइड।
बधू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द प्लूरल ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ऑक्स इज नॉट माइन। ऑक्स का प्लूरल आपको बताना है, तो आसान सा है। ऑक्स का प्लूरल बहुवचन क्या होगा? ऑक्सन। विकल्प आपका सही हो जाता है बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे अभी देख रहे हैं वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए जुड़े तो जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई फिल इन द ब्लैंक लंडन वेरी वेल। 86 आई नो लंदन वेरी वेल। अगला है फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको एरर बताना है। आई प्रेफर टी देन कॉफी, नो एरर। विकल्प कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? 87 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। प्रेफर के साथ बी में गड़बड़ी है। जब क्रिया प्रेफर के साथ, वर्ब प्रेफर के साथ सदैव टू का प्रयोग होता है, दैन का नहीं। किसका? टू का प्रयोग होता है, दैन का नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, यहीं पे है। इफ ही विल कम आई विल हेल्प यू। इफ आई विल कम आई विल हेल्प यू। 88 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए। अच्छा, यहां पे किसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? हाँ, यहाँ पे जो अंडरलाइंड है उसकी जगह पे ये होना चाहिए। he विल कम की जगह पे स्थान पे he कम्स होना चाहिए। इफ he कम्स आई विल हेल्प यू, ये होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट है राधिका फिल इन द ब्लैंक। राधिका टू फिनिश द वर्क। राधिका फिल इन द ब्लैंक टू फिनिश द वर्क। किसका प्रयोग उचित होगा? विल हैव। राधिका विल हैव टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इंडिकेटिंग इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बहुत सही, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 90 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ठीक, तो यहां पे देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तथा वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदल जाता है। यहाँ पे आई एम का क्या हो गया? आई एम का वाज में। आई एम का किस में बदला? वाज में। और प्रोनाउन आई का किस में हो गया? ही हो गया। आई का इसका वाज हो गया। और फिर उसके बाद से इसका जो निकटता सूचक शब्द था नाउ का क्या हो गया? दूरी सूचक में हो जाता है, देन में हो गया। ठीक है, ही वॉज, यह देन चेंज, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका हाँ यहाँ पे हो जाता है आपका पूरा। देखिए इंग्लिश कंप्लीट। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए ईमानदारी से आपको भी बताना है। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने यहाँ पे 180 क्वेश्चन देखा है। 180 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। तो आप लोग को बताना है। वैसे उसमें से 180 इस तरीके से हुए 5 सब्जेक्ट। जिसने हिंदी, जिसने संस्कृत लिया है वो हो रहा है 150 ही, लेकिन हमें तो दोनों कवर करना है। हम ना हिंदी वाले, ना संस्कृत वाले, ना संस्कृत वाले, ना अंग्रेजी वाले, तो सब वाले में हम हैं। तो इस तरीके से 180 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, तो आप लोग स्कोर जरूर बताइए। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एग्जाम तक, और बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए 150 में से 150 आप लोग हासिल करें, और बहुत आसान ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में 25 एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। 28 वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। 133 एक्सीलेंट। अच्छा लगा ना? तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी हम ईवीएस का क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, एकदम से मास्टर क्लास क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन। इसके बाद आपको ईवीएस नहीं पढ़ना, सब कुछ कंप्लीट। यहाँ पे 350 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ईवीएस का फाइनल वीडियो होगा और फाइनल क्लास होगी। पूरा एकदम से मास्टर वीडियो होगा, पूरा क्रीम क्वेश्चन थोड़ी देर में आपको मिलेगा 3 बजे के करीब।
आप लोग जरूर आइएगा। लास्ट है ईवीएस का क्वेश्चन। ऐसे ही मैथ का आता है, ऐसे ही आता है। 2-3 क्वेश्चन मैथ का जो आपको टफ लगेगा ना, वो आप आंख मूंद करके छोड़ दीजिएगा, उस पर हल मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको उलझा देता है, बिल्कुल उलझना नहीं है, ऐसे ही आएगा। 3 बजे से होगी ईवीएस की क्लास, एकदम से मास्टर क्लास होगी। क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत मेहनत से, एक हफ्ते से ज्यादा हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग आइएगा, अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर खूब कर दीजिए, और जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा, हमारा भी कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, पावर बूस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अपना प्यार और विश्वास इस वीडियो पे भी दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।